दो प्रोसेस हम कर चुके हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कर लिया, उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस कर लिया। अब करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये उन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो आइसोबैरिक ध्यान से समझना। आइसोबैरिक प्रोसेस, सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि आइसोबैरिक प्रोसेस सुनते ही इसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी। हमने दो प्रोसेस किए, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। आइसोकोरिक किया, उसके बाद आइसोकोरिक में क्या चीज़ कांस्टेंट थी, वॉल्यूम। अब इसमें क्या कांस्टेंट होएगा, इसमें कांस्टेंट रहता है प्रेशर, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो एक प्रकार की आइसोबैरिक की डेफिनेशन होगी कि इन दिस प्रोसेस प्रेशर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है प्रेशर। इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस के भी दो पार्ट्स बना सकते हैं। पहला है आइसोबैरिक एक्सपेंशन, दूसरा है आइसोबैरिक कंप्रेशन। दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, आइसोबैरिक कंप्रेशन। अब पहले पढ़ते हैं आइसोबैरिक एक्सपेंशन के बारे में। एक बात और, अगर आइसोबैरिक प्रोसेस कर रहे हैं तो ये पिस्टन जो होता है, जो ये पिस्टन होता है, ये क्या होता है, फ्री टू मूव होता है। पिस्टन क्या होता है, फ्री टू मूव। दोनों प्रोसेस में क्या है, फ्री टू मूव पिस्टन है। ये बात याद रखना कि आइसोबैरिक प्रोसेस में जो पिस्टन होता है वो क्या होता है, फ्री टू मूव होता है। आइसोबैरिक एक्सपेंशन, हीट क्या कर दी, सप्लाई कर दी। हीट क्या कर दी, सप्लाई कर दी। मान लो 10 जूल की हीट सप्लाई कर दी, तो ये 10 जूल की हीट जो हमने सप्लाई करी है ये दो पार्ट्स में जाएगी, दो पार्ट्स में जाएगी। एक तो जो गैस वर्क करेगी उसमें जाएगी, और एक गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी। जो हीट हम गैस को सप्लाई करेंगे आइसोबैरिक एक्सपेंशन में, जो हीट हम सप्लाई करेंगे वो दो पार्ट्स में जाएगी। एक तो जो गैस वर्क करेगी और एक उस गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। और ये 2:F में जाएगी, 2:F में, 2:F में। 2:F में कैसे जाएगी, जैसे मान लो 10 है, 10 हमने सप्लाई करी है ना, तो 4 तो वर्क डन में चली जाएगी, 4 चली जाएगी वर्क डन में, और 6 चली जाएगी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो ये हीट सप्लाई करें तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ये सबको पता है। 4 चली जाएगी गैस जो वर्क करेगी, और 6 इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली जाएगी। तो ये 2:F में जा रही है। F हमेशा 2 से बड़ा ही होएगा। F 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, 2 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 से हमेशा बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इंटरनल एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो वर्क डन करेगा उससे ज़्यादा बढ़ेगी। वर्क डन देखो 4 का हो रहा है, लेकिन इंटरनल एनर्जी 6 जूल से इंक्रीज हो रही है। तो F हमेशा क्या रहेगा, 2 से बड़ा ही रहेगा। वर्क डन बाय गैस कम हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी तो वर्क डन से ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। सुनो अब इनकी डेफिनेशन देखो। हीट इज सप्लाइड, हीट सप्लाई करेंगे पता है, कूल हीट सप्लाइड इज ऑलवेज गोज इन 2 पार्ट्स। जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे वो हमेशा ही 2 पार्ट्स में जाएगी। एक तो जो गैस अपना वर्क करेगी, दूसरा गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होएगी क्योंकि हम गैस सप्लाई कर रहे हैं, और पिस्टन क्या है, फ्री टू मूव है। इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज होएगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होएगा। टेम्परेचर, एक तो चाहे ये बोल लो कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक जो ये प्रोसेस है ये 4 स्लो को फॉलो करता है। 4 स्लो क्या था, वी सॉरी, ये तो वो आ गया दूसरा, एक मिनट। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये 4 स्लो था, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम देखो, पहले पिस्टन क्या था, यहाँ था, अब पिस्टन यहाँ पे आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया। मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होएगा। तो टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज। और वर्क डन बाय गैस और डेल्टा यू का रेशियो क्या होता है, 2:F। वर्क डन कम ही होएगा डेल्टा यू से, ठीक है। F हमेशा बड़ा होगा।
2 से। तो ये था आइसोबैरिक एक्सपेंशन के बारे में। कितनी बातें हैं? 5 बातें हैं वही, 1 2 3 4 5, हाँ 5 बातें हैं। 5 बातें आइसोबैरिक एक्सपेंशन के बारे में। दोबारा से सुन लो, आइसोबैरिक एक्सपेंशन क्या होता है। हम इसमें हीट सप्लाई करेंगे, जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे वो 2 पार्ट्स में जाएगी। एक तो जो गैस वर्क डन करेगी और दूसरा गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। इंटरनल एनर्जी इसमें इंक्रीज होएगी। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के होता है। तो अगर वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। और इनका रेशो क्या होता है, वर्क डन बाय गैस और डेल्टा यू का रेशो क्या होता है, वो होता है 2:F। एफ हमेशा 2 से बड़ा होएगा। ये सारी बातें थी आइसोबैरिक एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन के बारे में। अब पढ़ते हैं आइसोबैरिक कंप्रेशन। एक बार ये देख लो, मार लो नजर, समझ गए। अब पढ़ते हैं आइसोबैरिक कंप्रेशन के बारे में। इसमें क्या होगा, इसमें हीट बाहर निकलेगी, ये तो सबको पता है, हीट बाहर निकलेगी। लेकिन जो हीट बाहर निकलेगी वो 2 जगह से आएगी, वो एक जगह से नहीं आएगी। वो कितनी जगह से आएगी, 2 जगह से आएगी। एक तो एजेंट जो वर्क करेगा, जितना एजेंट वर्क करेगा वो बाहर आएगी। दूसरा इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी से भी हीट बाहर आएगी। जितनी इंटरनल एनर्जी कम होगी उससे भी हीट बाहर आएगी, और जो एजेंट वर्क करेगा वो भी बाहर आएगी। तो ये 2 जगह से आ रही है, सराउंडिंग से और इंटरनल एनर्जी से। ठीक है। वूल हीट टेकन आउट इज ऑलवेज कम फ्रॉम वर्क डन बाय सराउंडिंग एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। कि जितनी हीट बाहर आएगी वो हमेशा 2 जगह से आएगी। एक तो वर्क डन बाय सराउंडिंग, जो सराउंडिंग या फिर एजेंट वर्क करेगा गैस पर, वहाँ से आएगी। दूसरा इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, जो गैस बाहर आएगी वो कैसे आएगी, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे आएगी। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी पहले से। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीज, ठीक है जी। और टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज। देखो पहले पिस्टन कहाँ था, यहाँ पे था, अब पिस्टन यहाँ पे आ गया। पहले पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन यहाँ पे आ गया। वॉल्यूम पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज। टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ आइसोबैरिक कंप्रेशन। ये वही सेम बात कि वर्क डन बाय गैस और डेल्टा यू का रेशियो क्या होगा, वो 2:F होएगा। एफ बड़ा ही होएगा, सबको पता है। ठीक है, तो ये भी 2:F में ही बाहर आएगी, और ये 2:F में 2 जगह पर लगेगी। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में थी। ये थी आइसोबैरिक एक्सपेंशन के बारे में, और ये थी आइसोबैरिक कंप्रेशन के बारे में। एक बार दोबारा से सुन लो, फिर प्रोसेस हो जाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आइसोबैरिक एक्सपेंशन और आइसोबैरिक कंप्रेशन। आइसोबैरिक एक्सपेंशन में क्या होता है, जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक तो जो गैस वर्क करेगी उसमें, और एक गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसमें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होएगी। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। और जो वर्क डन बाय गैस और डेल्टा यू का रेशो है वो होएगा 2:F। आइसोबैरिक कंप्रेशन में जो हीट बाहर निकलेगी वो 2 जगह से आती है। एक तो जो सराउंडिंग वर्क करेगी, दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर जो हीट बाहर आती है। तो 2 जगह से बाहर आ गई, एक तो इंटरनल एनर्जी पर और एक जो गैस पर वर्क हो रहा है, जो सराउंडिंग वर्क कर रही है। ठीक है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। तो और वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, और ये भी बाहर आएगी 2:F में। वर्क डन बाय गैस और डेल्टा यू का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:F। तो ये सारी बातें थी आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, समझ गए। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आइसोबैरिक प्रोसेस की कॉमन पॉइंट्स बताओ, आइसोबैरिक प्रोसेस के कॉमन पॉइंट्स बताओ, तो ये 5 कॉमन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होती है कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये सबको पता है, ये स्टार्टिंग में ही ये बात बताई थी कि प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सेकंड, अचीव्ड बाय टेकिंग पिस्टन फ्री
टू मूव बाय इटसेल्फ, ये भी बताया था कि जो पिस्टन है वो फ्री टू मूव लेना पड़ेगा, जो इजीली कंप्रेस हो जाए या फिर गैस उसे एक्सपेंड उसे धक्का मार सके। ठीक है, तो फ्री टू मूव मतलब ऐसे कोई लॉक नहीं करते हम उसे, फ्री टू मूव ही रखते हैं। फॉलो चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। चार्ल्स लॉ क्या होता है, V डिवाइडेड बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, वर्क डन बाय गैस, यहाँ पर वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा V। अब ये आया कहाँ से, सुन लो, इसे ये भी लिख सकते हैं, एक बात याद रखना, इसे NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं। अभी आया कहाँ से, ये सुनो, Q क्या होता है, Q क्या होता है, Q वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा U, वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा U। वर्क डन बाय गैस को क्या लिख सकते हैं, P, रुको ये नहीं बता रहा मैं कहाँ से आया है, ये बता रहा हूँ मैं कहाँ से आया है। ठीक है, ये तो देखो जब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P डेल्टा V हो जाता है। जब वॉल्यूम में चेंज होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P डेल्टा V, और इसे NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक ये है कि Q इक्वल टू P नोट डेल्टा V प्लस डेल्टा U, और एक क्या है NR डेल्टा T प्लस F/2 NR डेल्टा T। वैसे तो ये याद ही कर लो, ठीक है, क्योंकि इस पे ये फॉर्मूले है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और फिर भी मैं बता देता हूँ कि आया कहाँ से है। वर्क डन बाय गैस, इसे क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा V लिख सकते हैं, P डेल्टा V प्लस डेल्टा U। पहला ही आ गई, पहले आ गई। अब यहाँ पे ये नोड क्यों आया, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहता है, जिसके साथ नोड लग जाता है वो कांस्टेंट है, तो प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो ये लगा सकते हो। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, एक तो बन गया। नेक्स्ट ये, अब ये कहाँ से आया, ये सुन लो, P डेल्टा V। ठीक है, P डेल्टा V को और क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा T लिख सकते हैं। डेल्टा U का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, F/2 NR डेल्टा T। तो इसको क्या लिख सकते हैं, F/2 NR डेल्टा T। ये आ गया सेकंड वाला भी फॉर्मूला। ठीक है, उसी से आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही आया है। ठीक है, आया कैसे है मैंने बता दिया, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं कि कहाँ से आया है, इम्पोर्टेंट ये है कि आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, वो थ्योरी थी, ये फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन सॉल्व इनसे होंगे। वर्क डन बाय गैस पूछ लेगा, या फिर ये कहीं तो ये लगेगा कहीं ये लगेगा, बस इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी आइसोबैरिक प्रोसेस के क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, समझना था वो हो गया सब कुछ। अब क्वेश्चन करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस पर। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, गिवन है मोनोटॉमिक गैस है। अब गैस कौन सी है, मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, कैसी भी है, अब उसकी नीड पड़ेगी। तो अब अभी मत काटना, कहीं देखते ही ले भाई काट दी, हो गया काम ना, अब नहीं काटनी, अब इसकी नीड पड़ेगी। आइसोबैरिक प्रोसेस है, 400 जूल क्या कर ली, बाहर निकाल ली, 400 जूल क्या कर ली, बाहर निकाल ली। तो वर्क डन बाय गैस बताना है और डेल्टा यू बताना है। वैसे तो ये सिंपल भी हो सकता है कि 2:F में कर लो, तो इसका 2:F कितना आएगा, 160 हाँ 160:240, इसे काटोगे तो ये 2:F में आ जाएगा। ठीक है, F यहाँ पे होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि मोनोटॉमिक, जो कि गैसेस का होता है, जो हमने याद किए थे हीट एंड थर्मो के फर्स्ट पार्ट में। F होता है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, अलग अलग गैस का अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो यहाँ पे मोनोटॉमिक या फिर डायटोमिक जैसी भी गैस है ये मिलेगी क्वेश्चन में गिवन, अगर आइसोबैरिक प्रोसेस के क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो इसका आंसर तो वैसे, और ये क्या होता है, ये इधर वाला क्या होता है, ये होता है वर्क डन बाय गैस, और ये इधर वाला क्या होता है, डेल्टा यू। तो वैसे तो सिंपल इसका आंसर पता चल रहा है कि ये आएगा, और ये टेकन आउट है तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि कम होगी ना, डेल्टा यू कम ही होगी। अगर ऐसे रेशो करना नहीं आता, तो दूसरा तरीका देखते हैं। 2:F में 2 को 2x लिख दें। F डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस का कितना होता है, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x। अब ये 5x हो गया इक्वल टू, मतलब ये इसका प्लस ही 5x है, और 5x हमें कितना दे रखा है, 400 जूल। क्यू कितनी दे रखी है, 400,
तो यहाँ से पहले तो x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 80 आ गई। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, 80 + 3 × 80 = 5 × x, कितनी आ जाएगी 160 प्लस ये कितनी आ जाएगी 200 = 5x। 5x की वैल्यू तो हमने निकाल ली ना 80, तो ये तो 5x ही रहेगा। तो ये आगे ये इधर वाली होगी क्या, वर्क डन बाय गैस, और ये क्या होगी डेल्टा यू। तो अगर रेशो निकालना आता है तो सिंपली बहुत इजी हो जाएंगे, 2 रेशो अगर एफ में आता है तो हो जाएंगे इजीली, मतलब बिना ऐसे ही रेशो निकाल के काटापिटी करके बता दोगे। और अगर रेशो लेने नहीं आता तो एक्स के टर्म्स में ऐसे निकाल लो, ठीक है। 5x को 5x रखना है, 2x तो हमेशा ही लेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसे भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से जो इन दोनों का प्लस आएगा उसको जो हीट बाहर निकली है उसके इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू पुट करने से वर्क डन बाय गैस आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा, ठीक है। और ये डेल्टा यू किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हीट बाहर निकाल रहे हैं, तो डेल्टा यू क्या आएगा, कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का साइन, अगर बढ़ती तो क्या आता प्लस का साइन। क्वेश्चन नंबर 2, मोनोटोमिक गैस है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। आइसोबैरिक प्रोसेस है, सप्लाई कर दी इस बार 200 जूल क्या कर दी सप्लाई कर दी, तो वर्क डन बाय गैस बताना है और डेल्टा यू बताना है। अगर 2:f में निकालो, 2:f में निकालो तो ये हो जाएगी 80 और 120, 80 और 120, तो 3, हाँ 80 और 120, तो ये तो आ जाएगी 80 और ये आ जाएगी 120, ठीक है। इजीली ऐसे भी हो सकता है, पर ये थोड़ा सा गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे कर रहे हो और ऐसे प्रॉपर तरीके से आता है रेशो वाला तो ठीक है, अदरवाइज एक्स के टर्म्स में निकाल लेंगे। एक्स के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, 2x का तो 2x रहेगा, प्लस मोनोटोमिक गैस है तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सेम 5x। 5x को किसके इक्वल रखेंगे 200 के, तो यहाँ से x की वैल्यू 40, x की वैल्यू आ गई 40, 2 × 40 प्लस 3 × 40 इक्वल टू 5x का 5x रहने देंगे, 240 कितना आ जाएगा 80 और ये कितना आ जाएगा 120 इक्वल टू 5x वही है, फाइंड कर चुके हैं। तो ये क्या होता है वर्क डन बाय गैस और ये क्या होता है डेल्टा यू। ये बात हमेशा याद रखना, अगर भूल जाओ कि इधर वाला क्या होता है उधर वाला क्या होता है, तो ये बात याद रखना कि एफ हमेशा बड़ा आएगा और एफ क्या है डेल्टा यू। डेल्टा यू हमेशा वर्क डन बाय गैस से बड़ा ही आएगा, तो इसमें से बड़ा कौन सा है 120, तो वो क्या है डेल्टा यू। तो आंसर आ गया कि 80 और 120, और इसमें ये प्लस में ही आएगी क्योंकि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, 120 से इंटरनल एनर्जी बढ़ चुकी है, और इसमें हीट हम बाहर निकाल ली थी, हमने बाहर निकाली थी हीट, तो इसमें इंटरनल एनर्जी कम होगी, 240 से कम होगी, और इसमें 120 से क्या होगी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड मोनोटोमिक गैस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, डेल्टा यू दे दिया इस बार, डेल्टा यू क्या है 200 जूल, वर्क डन बाय गैस फाइंड करनी है और क्यू फाइंड करना है। ये प्लस में है ना डेल्टा यू, तो इसका मतलब क्या है इंटरनल एनर्जी गैस की इंक्रीज हुई है, माइनस में होता तो डिक्रीज होती, प्लस में है तो इसका मतलब क्या हुई है इंक्रीज हुई है। तो वही फॉर्मूला करेंगे, रेशो में पॉइंटों में आएगा, तो इसलिए एक्स के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, 2x प्लस मोनोटोमिक गैस है 3x इक्वल टू 5x। अब ना इसको हम इक्वल करेंगे 200 के, क्योंकि डेल्टा यू कितना है 200 है, तो 3x को करेंगे हम किसके इक्वल करेंगे 200 के, डेल्टा यू के, क्योंकि 3x और डेल्टा यू इक्वल ही है। वर्क डन ये क्या है वर्क डन बाय गैस और ये क्या है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू 3x को डेल्टा यू के बराबर करेंगे, डेल्टा यू में कितना दे रखा है 200, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200/3, 200/3 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, 2 ×
200/3 प्लस में 3x, तो अब हटा दो, चाहे इसे हटा दो क्योंकि 3x हम कर चुके हैं हमारा काम। 5x का करते हैं, 5x 200/3, ये कितना आ जाएगा 400/3, और ये कितना आ जाएगा 1000/3। ये क्या है हमारे पास, ये क्या हो जाएगी वर्क डन बाय गैस, ये तो सबका पता है वर्क डन बाय गैस। और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सप्लाइड हीट, क्यू हो जाएगी क्यू, क्योंकि डेल्टा यू गिवन था इस बार, ठीक है। तो 3x को क्या किया, डेल्टा यू के इक्वल रखा, तो वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा 400/3। अगर इसे पॉइंट्स में निकालना चाहते हो तो निकाल लेना, और क्यू कितना आ जाएगा 100/3। पॉइंट्स में निकालना चाहते हो तो निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 4, मोनोटोमिक गैस आइसोबैरिक प्रोसेस है, डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, सेम वैल्यू से डिक्रीज हो रही है, देखो -200 सेम वैल्यू से हो रही है, तो ये सेम ही आंसर आएंगे, बस माइनस का साइन आ जाएगा क्यू के आगे, ठीक है। वर्क डन बाय गैस भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि गैस वर्क करेगी वो नेगेटिव ही करेगी। डेल्टा यू क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो ये नेगेटिव में ही आएगी, और क्यू भी क्या आ जाएगी नेगेटिव में, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डेल्टा यू भी माइनस में आएगा, और वर्क डन बाय गैस भी माइनस में आएगा, ठीक है। 200 ये इसमें भी 200 था, तो आंसर सेम ही आएगा, ये सॉल्व करके देख लेना, चाहे आंसर सेम ही आएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डायटोमिक गैस है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस है, और हमने सप्लाई करी है 700 जूल, इस बार 700 जूल क्या कर दी, सप्लाई कर दी। वर्क डन बाय गैस बताना है और डेल्टा यू बताना है, तो वही करते हैं। 5x प्लस क्या करना है, ओए रुको 2x है यहाँ पे, 2 रेशो में कर रहे हैं ना, 2x प्लस 5x इक्वल टू क्या कर देंगे 7x। अब 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7x कितना दे रखा हमारे 700, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ गई। 2 × 100 प्लस 5 × 100, अब इसे हटा दो, चाहे कोई काम नहीं इसका भी वैसे कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यू x की चाहिए। 200 और ये कितनी आ जाएगी 500, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू, और ये क्या हो जाएगी वर्क डन बाय गैस, क्योंकि बड़ी वैल्यू होती है डेल्टा यू। तो ये कितना आ जाएगा 500, और ये कितनी आ जाएगी 200। और वैसे भी अगर 2:F में करते तो 200:500 आती थी, ये रेशो में भी कर सकते हो, इसमें 2:F में, और ऐसे x की टर्म्स में भी कर सकते हो, और ये प्लस में ही आएगी इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब है कि 500 से बढ़ गई और 200 वर्क डन में चली गई। जब हम 700 जूल जब हमने सप्लाई करी, तो वो 2 पार्ट्स में जाएगी, ये सबको पता है, एक तो वर्क डन बाय गैस में और एक इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। क्यों इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में क्यों जाएगी, क्योंकि हम हीट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय गैस कितना आ गया 200, और इंटरनल एनर्जी कितने से बढ़ गई 500 से बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 5, डायटोमिक गैस है, वही 5 हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, और आइसोबैरिक प्रोसेस है। 350 क्या कर ली, बाहर निकाल ली, 350 बाहर निकाल ली। वर्क डन बाय गैस बताना है और डेल्टा यू बताना है, करते हैं। टू एक्स प्लस 5x इक्वल टू 7x। 7x की वैल्यू निकालते हैं। 7x कितना दे रखा है हमें, क्यू कितना दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 50, x की वैल्यू 50। 2 × 50, 5 × 50, इसे हटा दो, चाहे कोई रोल नहीं हमारा। तो ये कितना आ जाएगा 100 और 25, 225 है, हाँ सही 250, 25 नहीं है 250 है। और ये क्या है डेल्टा यू, और ये क्या है वर्क डन बाय गैस। जो बड़ी वैल्यू होती है वो डेल्टा यू ही होती है, एफ हमेशा 2 से बड़ा होएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी वर्क डन बाय गैस में, और ये आ जाएगी डेल्टा यू में, ठीक है। ये आ गई वर्क डन बाय गैस, कितना है 100, और ये क्या है डेल्टा यू 250, और ये माइनस में आएगी।
डेल्टा यू क्या आ जाएगी माइनस में, और वर्क डन बाय गैस भी माइनस में आएगा, क्योंकि गैस पर वर्क हो रहा है, गैस यहाँ पर नेगेटिव वर्क करेगी, गैस पर वर्क हो रहा है तो ये नेगेटिव में आएगी, और हम बाहर निकाल रहे हैं तो डेल्टा यू भी क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। तो इसी के साथ आइसोबैरिक प्रोसेस भी हो गया। हम 3 प्रोसेस कर चुके हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, लास्ट प्रोसेस, ठीक है, 3 प्रोसेस कर लिए, आइसोथर्मल हो गया, आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, एडियाबैटिक रह गया। एडियाबैटिक करेंगे और ये लास्ट है, फिर इन सब प्रोसेस के क्या करेंगे ग्राफ्स करेंगे। ठीक है, ये लास्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, अब इसमें कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ क्या नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। तो ये इसमें इसकी डेफिनेशन पता है क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होगी कि अगर इस प्रोसेस की डेफिनेशन बतानी है तो सिंपल यही बताएंगे कि इसमें हीट क्या नहीं होती, हीट इंटरेक्शन नहीं होती, मतलब सराउंडिंग और कंटेनर ऐसे ही लगा लो, सराउंडिंग और सिस्टम, सराउंडिंग या सिस्टम या सराउंडिंग या कंटेनर के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होती। ना तो हीट हम सप्लाई कर सकते और ना ही हीट बाहर निकाल सकते, क्योंकि ये एक परफेक्ट इंसुलेटर के साथ करवाई जाती है। परफेक्ट इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें ना तो हीट सप्लाई हो और ना ही हीट बाहर निकाल सके। ठीक है, तो ये एक हम इसे अचीव कर सकते हैं बाय टेकिंग परफेक्ट इंसुलेटर। थर्माकोल, जैसे इसमें थर्माकोल दे रखा है, थर्माकोल क्या होता है, थर्माकोल एक परफेक्ट इंसुलेटर होता है, मतलब बहुत कम इसमें हीट सप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, ना के बराबर होगी बिल्कुल ही, परफेक्ट तो कोई चीज़ होती नहीं। ठीक है, तो पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। पहले पढ़ेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में। नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये हमें पता है कि इसमें हीट सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जो ये है, ये थर्माकोल है, ये क्या है, एक परफेक्ट इंसुलेटर है। इसमें हीट ना तो हम सप्लाई कर सकते हैं ना उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हीट ना तो सप्लाई कर सकते ना बाहर निकाल सकते, तो जो हीट क्या करेंगे, हीट तो होगी नहीं इसमें। गैस ने वर्क किया, पहले पिस्टन यहाँ पे था, अब पिस्टन यहाँ पे आ गया, तो मतलब गैस ने कुछ ना कुछ वर्क किया है, गैस एक्सपेंड हो रही है, तभी तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। अब वो एक्सपेंड करेगी, वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर करेगी। ठीक है, जो गैस वर्क डन करेगी वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर करेगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी अगर गैस वर्क करेगी, तो अगर गैस वर्क करेगी तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे करेगी, क्योंकि हम उसे हीट सप्लाई नहीं कर सकते, तो उसे वर्क तो करना ही है, तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे करेगी। तो जिससे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो सारी जो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होएगी वो वर्क डन करने में चली जाएगी। जो वर्क डन करेगी, जैसे मान लो 100 का वर्क डन किया, तो इंटरनल एनर्जी भी 100 से कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे, तो वो इंटरनल एनर्जी ही कम होगी, इंटरनल एनर्जी पर ही फर्क आएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगी, पता ही है, क्योंकि गैस वर्क कर रही है अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज, अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर कॉमन सी बात है डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया, पहले वॉल्यूम इतना था, प्रेशर क्या था, ज़्यादा था, इतनी सी जगह में था, ये प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन अब हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में। एक बार दोबारा से सुन लो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है। ये हम करवा सकते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस ही जब हमारे पास क्या हो, परफेक्ट इंसुलेटर हो। ठीक है, परफेक्ट इंसुलेटर से हम ये प्रोसेस करवा सकते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें हीट सप्लाई नहीं होती, हीट का इंटरेक्शन नहीं होता बिटवीन सराउंडिंग और सिस्टम, नो हीट इंटरेक्शन। ठीक है, तो अगर जब गैस वर्क डन करेगी तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर करेगी। जितना गैस वर्क डन करेगी उतने से ही इंटरनल एनर्जी गैस की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी इसमें डिक्रीज होएगी, प्रेशर डिक्रीज होएगा, और क्या डिक्रीज होएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होएगा।
ठीक है, ये सारी बातें थी एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में। देख लो एक बार। एडियाबैटिक कंप्रेशन, अब पढ़ते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन के बारे में। इसमें सेम बात, ये तो कॉमन बात है कि नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में नो हीट इंटरेक्शन, मतलब हीट ना ही सप्लाई कर सकते और ना ही हीट बाहर निकाल सकते। वर्क डन बाय सराउंडिंग इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। पहले पिस्टन यहाँ पे था, पहले पिस्टन यहाँ पे था, एजेंट ने वर्क किया इस पर, एजेंट ने वर्क किया इस पर, पिस्टन यहाँ पे आ गया, पिस्टन यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब जो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हीट तो हम बाहर निकाल ही नहीं सकते, हीट बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली जाएगी। जो एजेंट वर्क करेगा, जो एजेंट जितनी एनर्जी से वर्क करेगा वो गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली जाएगी, क्योंकि हीट हम बाहर नहीं निकाल सकते, हम परफेक्ट इंसुलेटर पर ये कर रहे हैं, तो हीट इसमें बाहर नहीं आ सकती, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज। देखो पहले वॉल्यूम इतना था, इतने वॉल्यूम में सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, चक्कर काट रहे थे, ठीक है, अब वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम इतना कर दिया, अब इनके पास जगह थोड़ी है, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। अब इनके पास कम जगह है, स्पीड उतनी है लेकिन कम जगह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज, और इस केस में क्या हो रहा था, प्रेशर डिक्रीज। तो ये सारी बातें थी एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है। एक बार दोबारा से सुन लो एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, आ रही नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि इसमें हीट तो हम सप्लाई कर ही नहीं सकते, ना हीट बाहर निकाल सकते, ठीक है। जितना गैस वर्क डन करेगी वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर करेगी, गैस जो वर्क डन करेगी वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर करेगी। इससे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी उस कॉस्ट पर वर्क कर रही है, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन में भी हीट हम सप्लाई नहीं कर सकते, ना ही हीट बाहर निकाल सकते, इसमें जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, एजेंट जितना वर्क करेगा उतने से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसमें प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वॉल्यूम कम कर दिया है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सारा था लास्ट प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस। अब इसके कॉमन पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब वही एडियाबैटिक प्रोसेस के जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो डेफिनेशन ही होती है, सबको पता है, फर्स्ट डेफिनेशन होती है नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब ना तो हीट हम सप्लाई कर सकते हैं और ना ही हीट बाहर निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये एक परफेक्ट इंसुलेटर होता है, परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ हीट, इसलिए इसमें हीट का इंटरेक्शन नहीं होता। थर्ड, पॉइजन लॉ, एक ये नया लॉ है, ये पॉइजन लॉ, ये इसने बताया था कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पीटी की पावर गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पॉइजन लॉ है, ये एक और लॉ है, इसमें बस ये तीन ही बातें करनी है, इस लॉ के बारे में हमें तीन ही बातें बताई गई है, ये तीन कॉन्स्टेंट बताए गए हैं, ठीक है। वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस क्या होता है, W इक्वल टू NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा -1, या फिर इसे हम बोल सकते हैं डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, T इनिशियल माइनस T फाइनल। और ये जो NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा गामा -1, ये कहाँ से आया, ये PdV के इंटीग्रेशन से आया है, ठीक है। वो जानने की नीड नहीं है यार, क्या करोगे जान के, ये सीधा याद कर लो बस, ठीक है, सीधा याद कर लो, ठीक है, ये ऐसा। और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब ये माइनस डेल्टा यू, इसका क्या चक्कर है, माइनस डेल्टा यू का मतलब है कि अगर डेल्टा यू माइनस में है तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव में, और अगर डेल्टा यू पॉजिटिव में है तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, नेगेटिव में। तो इसलिए इसमें ये ऐसी इक्वेशन बना दी, माइनस का साइन इसलिए लगता है, ठीक है, ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर ग्राफ करेंगे।
अब इसके क्वेश्चन है लास्ट 4 क्वेश्चन है, 4 ही है शायद, 4 क्वेश्चन है इसके, ठीक है। 4 क्वेश्चन होते ही हम ग्राफ्स पे चलेंगे, प्रोसेस हमारे सारे हो चुके हैं, बस ये 4 क्वेश्चन लास्ट रह गए। पहला क्वेश्चन गिवन है कि वर्क डन बाय गैस कितना है 200 जूल, फाइंड यू करना है। तो हमने अभी ये लास्ट में ये किया है, क्या किया, ये इक्वेशन किया है। तो वर्क डन डेल्टा यू के ही इक्वल होगा, बस साइन का फर्क आएगा। तो ये क्या आ जाएगा -200 जूल। अब डेल्टा यू 400 है, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, प्लस का 400 माइनस का होगा, माइनस का। देखो यहाँ पे क्या कर दिया, ये प्लस का कर दिया तो ये माइनस का होगा, और ये माइनस का होता तो ये प्लस का है, अगर ये प्लस का कर दिया तो ये माइनस का होगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा, -400। ठीक है, 2 और क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, टी इनिशियल टी फाइनल दे रखा है, मोनोटोमिक गैस दे रखी है, वर्क डन बाय गैस बताना है, डेल्टा यू बताना है। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा इसमें क्या लगेगा, NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा -1, सॉरी लैम्डा बन गया है तो गामा हमारे गामा। N नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4, R का R रहने दो, डेल्टा टी 400 माइनस 200 इनिशियल माइनस फाइनल, तो क्या जगह 200। मोनोटोमिक गैस का एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होता है, 5/3 -1। इसे सॉल्व करेंगे, 4R × 200, इसे करेंगे तो आ जाएगा 3/2 नहीं 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, हाँ 2/3, 4R यह जगह 1200, और ये क्या बन जाएगा 3 और डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1200R। तो इसका आंसर कितना है 1200, कहाँ गया 1200, और ये आ जाएगा माइनस में 1200। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस में और ये आ जाएगा माइनस में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। NRT डेल्टा गामा -1, N कितना है नंबर ऑफ मोल्स 2, R का R, डेल्टा T कितना आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा, डायटोमिक गैस है तो इसका एडियाबैटिक कांस्टेंट 7/5 -1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/5 × R × 100, 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 × R × 100 × 5 डिवाइडेड बाय 2, और ये कर देगा कितने पे 50। सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 500R आ गया। तो भाई ये आ जाएगा 500R और ये आ जाएगा -500R। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एडियाबैटिक के। चारों के चारों प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल हो गया, आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, एडियाबैटिक हो गया। लास्ट 4 प्रोसेस हमारे हो चुके हैं, लास्ट ग्राफ रह गए, ग्राफ करते हैं। अब जितने भी प्रोसेस हमने कर लिया, आइसोथर्मल कर लिया, आइसोबैरिक कर लिया, आइसोकोरिक कर लिया, एडियाबैटिक प्रोसेस कर लिया, जितने भी प्रोसेस कर लिया उन सबके ग्राफ पढ़ेंगे। हर प्रोसेस का एक ग्राफ है, VT, PT और PV, PV, VT, PT, 3 ग्राफ है, हर एक प्रोसेस के 3 ग्राफ है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, कितने हैं 3, 6, 9, 12, टोटल 12 ग्राफ्स हैं। और ये 12 ग्राफ्स याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में पेपर आ जाएगी, ग्राफ दे देगा, इसका स्लोप बताओ, या फिर सीधा ऐसा भी आ सकता है कि PV ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसा बनेगा, ऐसा बताओ। ठीक है, तो ये याद ही करने पड़ेंगे 12 के 12। तो बस थोड़े से समझ लो, बाकी याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ्स, एक बनेगा PV ग्राफ, एक बनेगा VT ग्राफ और एक बनेगा PT ग्राफ। 3 ग्राफ बनेंगे। ठीक है, PV ग्राफ ऐसे बनेगा, P इधर V इधर, और ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा PV कर्व, और इसका जो स्लोप होएगा वो हो जाएगा P/V और ये माइनस में आएगा। ठीक है,
पीवी का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा और इसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस पीवी। ठीक है, वीटी ग्राफ। एक चीज आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ग्राफ भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा जिसमें टेम्परेचर क्या दिखे, कांस्टेंट दिखे। तो अब ये टेम्परेचर है यहाँ पे, टी नोड का मतलब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर हमें क्या करना है, कांस्टेंट करना है। टेम्परेचर कांस्टेंट करना है तो टेम्परेचर को ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ना हम ऐसे दिखा सकते, ना ऐसे, ना ऐसे, ना ऐसे, ऐसे और किसी भी तरीके से हम नहीं बना सकते, बस ये सीधा ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। नेक्स्ट, पीटी ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ कर्व जा रही है, तो इसका मतलब इसका स्लोप इन्फिनिटी होगा। दोनों का इन्फिनिटी है, देखो। ठीक है, दोनों का क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कर्व ऐसे जा रही है, सीधी स्ट्रेट जा रही है, तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा, इन दोनों का इन्फिनिटी होगा। दोनों सेम ही बनते हैं। तो ये 3 ग्राफ है आइसोथर्मल प्रोसेस के, पीवी, वीटी और पीटी। पीवी, वीटी, पीटी ग्राफ। ठीक है, ये तीनों ग्राफ है, एक प्रोसेस के 3 ग्राफ है। ये तीनों ग्राफ है, इनके स्लोप है, ये याद ही करने पड़ेंगे। ये देखने पड़ेगी, कर्व ऐसे बनेगी, स्ट्रेट बनेगी, ऐसे बनेगी, ये कैसे बनेगी, याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस के करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस ग्राफ तो वही बनेंगे, पीवी, वीटी और पीटी, 3 ही ग्राफ बनेंगे। अब ये बनेंगे कैसे, ये देख लो। इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है, क्या कांस्टेंट रहेगा इसमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सबको पता है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है। वॉल्यूम क्या रखनी है, कांस्टेंट। यहाँ पे अगर वॉल्यूम लिख रहे हैं, वॉल्यूम अगर यहाँ पर लिख रहे हैं तो वॉल्यूम ऐसे ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। हम ऐसे नहीं बना सकते इसमें वॉल्यूम, क्योंकि अगर ऐसे बना दी तो इसका मतलब बढ़ रही है, और अगर इधर वॉल्यूम दिखा दी, ऐसे लाइन बना दी वॉल्यूम की, तो घट रही है। लेकिन वॉल्यूम हमें क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। क्यों? क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। तो ऐसी स्टेट ही बनाएंगे। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। वीटी ग्राफ में ये ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ऐसा सीधा बनेगा, ऐसे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में बनेगा इसका कर्व, याद ही कर लो। और स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, पीटी ग्राफ ऐसे बनता है हमेशा। पीटी ग्राफ, आइसोकोरिक का पीटी ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, इधर बनेगा। कौन सा ग्राफ, पीटी ग्राफ ऐसे बनेगा। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, NR डिवाइडेड बाय वी नोड इसलिए क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप इसका ये रहेगा, याद ही करने पड़ेंगे ये तो, और कोई इसका वो तो है नहीं। ठीक है, तो ये थे आइसोकोरिक के 3 ग्राफ। अब करते हैं आइसोबैरिक के। आइसोबैरिक के भी 3 ग्राफ होते हैं, पीवी, वीटी और पीटी। पीवी कर्व, इसमें कांस्टेंट क्या रहता है, प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है इसमें। ठीक है, तो इसका पीवी कर्व कैसे बनेगा, इसका पीवी कर्व ऐसे रहेगा। ये पी नोड मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और स्लोप क्या हो जाएगा, 0। जो ऐसे बनेंगे उनका स्लोप सबका 0 होगा। जो ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ, स्ट्रेट में ऊपर जाएंगे, तो उसका स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब ये ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो बस सेम ही आ जाएगा, NR, बस यहाँ पे P आ जाएगा। पहले क्या किया था, NR डिवाइडेड बाई वी नोड। क्यों? क्योंकि उसमें वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था, और इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NR डिवाइडेड बाई P नोड। जो ऐसे बनते हैं, जिसकी कर्व ऐसी बनती है, उनका स्लोप यही होता है। बस यहाँ पे ये देखना पड़ता है, जो चीज़ कांस्टेंट होती है नीचे वही आती है। उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट थी तो वी नोड आ गया था नीचे, और इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P नोड। तो इसका स्लोप क्या होता है, NR डिवाइडेड बाई P नोड। और इसकी कर्व कैसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, ये वही आ गया सेम, P नोड, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसी बनेगी स्ट्रेट में, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है, आइसोबैरिक के भी हो गए। लास्ट एडियाबैटिक, लास्ट ये फिर हीट एंड थर्मो हो जाएगी पूरी। पीवी कर्व, ये एडियाबैटिक है, ये थोड़े से डिफरेंट है उन तीनों से, ठीक है। इसकी ये एडियाबैटिक ही डिफरेंट था उन प्रोसेस से, तो इनके इसके ग्राफ भी अलग ही पाएंगे। पीवी कर्व बनेगी ऐसे, ऐसे बनेगी ऐसे। जो पीवी कर्व उसकी थी बनी थी आइसोथर्मल प्रोसेस की, वैसी है, बस इसका स्लोप अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा, क्योंकि एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं ना, एडियाबैटिक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा, पीवी माइनस गामा पी डिवाइडेड बाय वी। वीटी कर्व भी ऐसे ही बनेगी, वीटी कर्व भी कैसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी। और इसका स्लोप क्या आ जाएगा, वी डिवाइडेड बाई टी गामा -1 और माइनस के साथ, ठीक है। पीटी ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये एक अकेला ही ग्राफ है 12 ग्राफ में जो ऐसे बनता है, बाकी कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं है, ऐसा। ये एक अलग ही ग्राफ है जो ऐसा बनता है, और इसका स्लोप क्या हो जाता है, पी डिवाइडेड बाई टी इंटू गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा माइनस के साथ। तो ये भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे याद करने का तरीका मैंने तो ऐसे याद कर रखिए। देखो ऊपर पी है, यहाँ पर ऊपर पी आ गया, नीचे वी है तो नीचे वी आ गया, एडियाबैटिक कांस्टेंट तो लगेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा, माइनस का साइन तो सब में ही है, माइनस का साइन तो सब में ही है, एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ में माइनस का साइन तो सब में ही है, तो माइनस का तो याद बनाना पड़ेगा। अब देखो वी ऊपर है, यहाँ पे वी आ गया, और टी है, टी नीचे आएगा, बस टी के साथ मल्टीप्लाई में गामा -1 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें पी ऊपर है, आ गया, टी ऊपर है, आ गया, बस इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, और माइनस का साइन तो सब में ही आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ्स थे 12 ग्राफ्स, ये समझा दिए और याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर हीट एंड थर्मो कंप्लीट हो गया सारा, समझ गए होगे शायद, समझ गए होगे यार बहुत समझा दिया मैंने।